नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितू बोगराना और आप देख रहे हो आज़ाद लाइव नोहर। इस वक्त मैं प्यारी बहना संस्थान मूर्तिकोर अनाथ आश्रम में मौजूद हूं। मेरे साथ है संस्था के संस्थापक सोनू जी चारण। आपने इतनी छोटी सी उम्र में मानवता भलाई के कार्यों करने की कैसे ठानी? देखो, अपने सही रास्ते और अच्छे कार्य के लिए अगर अपने को आगे बढ़ना है तो मेरे हिसाब से जिस उम्र में भगवान ने मुझे जिस कार्य को करने के लिए यहाँ इस कार्य को करने के लिए जो जिम्मा दिया है वो उम्र सही थी। जब 14 साल की उम्र थी तब इस संस्थान की स्थापना की और आज जो संस्थान का जो ये वट वृक्ष बन के तैयार हुआ है ये आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से बन के तैयार हुआ है। और जो संस्थान की टीम है वो पूरी की पूरी टीम हर समय कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ ही नहीं मेरे से आगे खड़ी मिलती है। इस आश्रम में कितनी महिलाएं हैं? अभी आश्रम में 63 महिलाएं हैं और एक बच्चा है। जब इस आश्रम की आपने शुरुआत की, कठिनाइयों का सामना किया? देखो, आश्रम की शुरुआत की तो क्या क्या बताऊं आपको भाई। ऐसी परिस्थिति थी हमारी कि हम संस्थान में तो काम कर ही रहे थे। 8 मार्च 2019 को सुमन जी को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई थी चूरू में। उसके बाद हमने चूरू कार्यक्रम होने के बाद वहाँ भी महिला सम्मान समारोह रखा हुआ था। उसके बाद हमने मई जून में हमने एक बिजनेस के तौर पे काम करने के लिए हम सिरसा गए थे। हमने 4-5 दिन वहाँ लगाए और हर टाइम ये सोचते थे कि अपने बिजनेस के तौर पे संस्था के साथ साथ ओपन काम करके बिजनेस के तौर पे भी काम करेंगे। और मैं और सुमन जी और कोषाध्यक्ष मोहनलाल जी और विक्रम जी काफ़ी साथी थे। तो उसके बाद हमने वहाँ होम केयर सेंटर हॉस्पिटल टाइप खोलने का भी प्रयास किया। लेकिन जब 3-4 दिन हम वहाँ थे, जून महीना शायद है, तो जून महीने की 20 तारीख के आसपास की बात है। तो उस टाइम में ऐसे ही बैठे बैठे मन में मतलब विचार आए कि अपने अगर बिजनेस लाइन में चले जाएंगे तो जो अपने बीड़ा उठाया है महिलाओं के सर्वांगीण विकास का, महिलाओं की सुरक्षा का, तो वो कैसे पूरा करेंगे। तो उसी टाइम मैंने मनाया भी अपने नौहर में इस प्रकार से महिला अनाथ आश्रम का संचालन करेंगे। और दूसरे दिन सुबह पूरी टीम के सामने मैंने ये बात रखी भी अपने नौहर में महिला अनाथ आश्रम का संचालन करेंगे। तो पूरी टीम ने सहमति जताई कि हम हर वक्त कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ हैं। तो उसी टाइम हमने क्षेत्र के जो भी भामाशाह थे वहाँ हमने संपर्क करना शुरू किया। और उसके बाद में हमने जो सावा रोड पे जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग पे भी हमने बातचीत की, उन्होंने बिल्डिंग देने के लिए हाँ कर दी। तो हम लोग क्या करते थे, दिन में तो डोनेशन के लिए जाते थे और रात को अपने हाथों से वहाँ उस बिल्डिंग का पेंट किया, बिल्डिंग की सफाई की और मात्र 13 दिन में सारा सेटअप करके 14 जुलाई को उसका संचालन किया। और भी जैसे जैसे महिलाएं आती गई, महिलाओं की संख्या बढ़ती गई, तो एक बार तो ऐसी कंडीशन आ गई कि खुद के समझ में नहीं आ रहा था कि अपने क्या करें। भाई समझ से बाहर था। जब 34 महिलाएं थी और जन सहयोग से सारा सिस्टम चल रहा था, जन सहयोग नहीं आ पा रहा था क्योंकि शहर से भी काफ़ी दूर था। तो एक दिन अपने चक सरदारपुरा में 19 अगस्त को कोई शादी थी। 19 अगस्त 2020 की बात है। तो 19 अगस्त 2020 की शादी थी। तो उन्होंने फ़ोन किया कि हमारे बेटे की शादी थी तो हमारे यहाँ लड्डू और मिठाई पड़ी है तो वो आप लोग लेके चले जाओ। तो जी वो लड्डू हमारे लिए ही नहीं, इन माताओं बहनों के लिए, किस्मत के लिए बहुत अच्छे थे। उस लड्डुओं की मैडम ने वीडियो डाली और महिलाओं को खिलाते हुए, नॉर्मल बिल्कुल वीडियो थी। उस वीडियो में करोड़ों लोगों ने वो वीडियो देखी और उस वीडियो देखने के बाद संस्थान की जो भी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड होती थी, सोशल मीडिया पे जाती थी, तो लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और उसके बाद में संस्थान की टीम ने एक जगह भी खरीदी। तब भी हमारे पास कुछ नहीं था जगह खरीदने के लिए, लेकिन हौसला था, उन माताओं बहनों की दुआ थी, हौसला था। यहाँ बिल्डिंग भी बन के तैयार हो गई, आप सबके सामने है। मात्र 9 महीने में बिल्डिंग तैयार हो गई। अभी भी हमने 2 या 4 दिन पहले बैठ के डिस्कशन किया। मार्केट के काफ़ी लोग पैसा मांग रहे हैं, लेकिन कोई इश्यू नहीं है भाई। अपने इतना बड़ा भवन बना के इन माताओं बहनों को जो सहारा देने का काम किया है वो आम जन के सहयोग से हुआ है। और अभी भी जो हमारी टीम का मेरा जो सपना है ये है कि अपने नौहर के अंदर कैंसर और हार्ट का इतना बढ़िया हॉस्पिटल अपने यहाँ बनाएंगे 2 सालों में कि
ऐसी सुविधा जयपुर और बीकानेर में नहीं होगी जो सुविधा अपने यहाँ देने का जो प्रयास करेंगे। और यहाँ एक अच्छा पार्क भी बनाने का प्रयास है कि जो ये संस्थान के आसपास का जो एरिया है, यहाँ लोगों को इतनी सुविधाएं मिले कि लोग अपना शहर छोड़ करके बाहर ना जाए, ना बीकानेर जाना पड़े, ना जयपुर जाना पड़े, ना दिल्ली जाना पड़े। तो प्रयास यही है कि अपने क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था करें जो मानव भलाई के लिए हो। जब अपने जीवन ही इस भलाई के लिए समर्पित कर दिया तो अपने अच्छे से अच्छा काम करें, क्योंकि सामाजिक कार्य करने के लिए आपने ये बोली कि छोटी सी उम्र में, तो ये पर्सन आज से पहले मेरे सामने आया हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। मैं पहली बैठक में गया था जब अपने महिला सुरक्षा को लेकर के ये काम करना शुरू किया था, यानी महिला सुरक्षा को लेकर के दहेज, मारपीट ऐसे प्रकरण थे, उन पे काम करना शुरू किया। तो अपने एएसपी थी निर्मला जी बिश्नोई, तो निर्मला जी बोले कि महिला सुरक्षा को लेकर के आप क्या काम करना चाहते हो। कलेक्टर साहब भी बैठे थे। और मैडम महिला सुरक्षा को लेकर के जैसे कि दहेज, मैंने इतना शब्द बोला तो मैडम ने मेरी बात काट के वापस बोले कि दहेज के तो 60% केस झूठे होते हैं। मैडम मैंने यही बात बोली मैडम को, मैडम आप झूठ बोल रहे हो, दहेज के 60% केस नहीं 98% केस झूठे होते हैं। दहेज के 60 नहीं 98% केस झूठे होते हैं। दहेज के मात्र 2% केस झूठे होते हैं। लेकिन परिस्थितियाँ देखो आप लोग, भाई महिला कोर्ट पहुंचती है, थाने पहुंचती है, तो मामला ये नहीं है कि दहेज और मारपीट का है। मामला चाहे पति के साथ अनबन है, ननद के साथ अनबन है, सास के साथ अनबन है, या घर में और किसी भी प्रकार की मोबाइल को लेकर समस्या, आजकल ये समस्या चल रही है। तो ये जो समस्याएं आ रही है, ये समस्याएं लेकर के थाने में आती है। वो महिला थाने में आके ये थोड़ी ना बोलती मेरे को मेरी सासू ने गाली दी, मेरे को मेरी सासू ने ये चीज़ बोली, इस वजह से मैं आई हूँ। तो ये चीज़ें वो न बोल के जो जिससे भी राय लेगी, चाहे मेरे से भी राय ले, एक दफ़ा ये सोच के देखो मैं आम नागरिक हूँ, मेरे से राय लेगी तो क्या बोलूँगा मैं दहेज और मारपीट का केस कर दूँ। यही सजेशन दिया जाता है। बाकी दहेज और मारपीट के 98% केसेस झूठे होते हैं। लेकिन जिस कारण से वो महिला प्रताड़ित है, हमें उसके कारण तक पहुंचना है और उस कारण का निदान करना है। मैडम मैं फील्ड में घूम करके उस टाइम तक 2018 की बात है 1074 महिलाओं के पुनर्वास करवा चुका था। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में महिलाएं थी जो अपने बच्चों से, अपने पति से 2 साल से दूर थी, कोई 3 साल से दूर थी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, और बिल्कुल छोटी छोटी बात को लेकर के आजकल वर्तमान जो समाज में है बहुत बड़ी समस्या है काउंसलर की। परिवार में जो बड़े बुजुर्ग थे पहले जो बात बोल दिया करते थे तो वो बात माननी पड़ती थी, उनकी बात का सब आदर करते थे। लेकिन आजकल बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे ऐसे परिवार है जहाँ उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता था। उनको ये लगने लग गया, उनको परिवार में बड़े बुजुर्गों की इज्जत होती थी, लेकिन आजकल उनको ये डर लगने लग गया कि अगर आप कुछ बोलोगे तो आपको रोटियों के लाले ना पड़ जाए। उनको ये महसूस होने लग गया। तो मेरा तो देखो जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में आप लोग काम करो। तो कलेक्टर साहब ने बीच में बात काट के बोली कि सोनू जी आपकी जो उम्र है, इस उम्र में आपने ये काम करने क्यों चुना। ये उम्र तो 50 साल के बाद की है, जब अपने परिवार से, अपनी जिम्मेवारियों से फ्री हो जाए। तो मैंने कलेक्टर साहब को एक ही बात कही, सर आप मेरे से ज़्यादा शिक्षित हो, आप मेरे से मतलब बड़े भी हो उम्र में, हर प्रकार से मेरे से आगे हो, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मेरे दिमाग से और मेरा दिल ये कहता है कि उम्र के 3 क्राइटेरिया हैं। एक तो अपने 0 से 20 साल तक, और एक 20 से 50 साल तक, और एक 50 साल से जब तक आदमी जीवित रहता है, चाहे 80 साल रहे, चाहे 100 साल रहे, चाहे 70 साल रहे। क्या ठीक है। तो सर 0 से 20 साल तक उम्र में माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे पर ये प्रेशर डालते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे, कामयाब हो जाए किसी न किसी सेक्टर में, तो बच्चे पर यही प्रेशर डालते हैं। 20 साल से 50 साल की उम्र है, उसकी यही करने में निकल जाती है कि आज अपने बात में जाना है, आज अपने छुच्चक में जाना है, आज अपने बच्चा हो गया, आज उसके साथ जाना है, आज ड्यूटी पे जाना है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन वो हर टाइम इसी परेशानियों में रहता है कि अपने को अपना जो काम है, घर परिवार का जो काम है, समाज का जो काम है, यानी कहीं जाना है, मुखान जाना है, शादी में जाना है, ऐसे सारे काम हैं, उन्हीं कामों में उलझा रहता है। 50 साल के बाद की उम्र हो सकता है वो थोड़ा फ्री हो इन जिम्मेवारियों से। 50 साल की उम्र के बाद
व्यक्ति जितना टाइम अपन दे पाते हैं, जितना टाइम मैं दे रहा हूँ, जितना टाइम मेरी टीम मेरे साथ दे रही है, उतना टाइम वो नहीं दे पाते। आज हम बीकानेर जा रहे हैं, अगर हमें बीकानेर रात को स्टे करना पड़े, हमारे साथ 60 साल का बुजुर्ग आदमी है, तो वो उस बुजुर्ग आदमी के लिए हमें रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे टीम में बुजुर्ग लोग भी हैं, लेकिन यहाँ जो मेरे हम उम्र के हैं, वो अगर मुझे गाड़ी में भी रुकना पड़े तो वो मेरे साथ रुकने के लिए तैयार हैं। मुझे कहीं अगर गवर्नमेंट जगह जैसे विश्राम गृह बने हैं और बने हैं, वहाँ भी अपने रुकें, वहाँ भी रुकने के लिए तैयार हैं। अगर खाना न भी खाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी मजबूत टीम है कि हर टाइम हर परिस्थिति का सामना करना अच्छे तरीके से जानती है और हर परिस्थिति का सामना भी कर रही है। तो कलेक्टर साहब बोले कि तो आपकी लाइफ मतलब पढ़ाई का प्रेशर डालते हैं, तो आपकी तो पढ़ाई वाली उम्र है। तो मैंने कलेक्टर साहब से ये बात की, सर पढ़ाई के अंदर है क्या, किताबी ज्ञान में है क्या? किताबें पढ़ते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ किताबें, मैंने उस टाइम बीए में था, तो मैं पढ़ रहा हूँ किताबें और आगे मैं एलएलबी भी करूँगा। अभी मेरी एलएलबी फाइनल हुई है, तो आगे मैं पढ़ूँगा भी। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो धरातल पर घूम करके, जो लोगों में रह करके, जो बड़े बुजुर्गों के पास रह करके जो अपने को ज्ञान मिलता है, जो संस्कार मिलते हैं, वो संस्कार शायद अपने को किताबों में नहीं मिल पाए। तो मैंने तो अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है, भगवान ने मेरे को क्यों भेजा है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस काम के लिए भेजा है वो काम मैं पूरा करूँगा। पूरा प्रयास रहेगा हर क्षेत्र में। जिस भी महिला के पास अभी अपने पंजाब में भी ऑफिस की ओपनिंग हुई थी, तो मैंने वहीं एक बात बोली थी, कोई भी महिला अपने पास किसी भी परिस्थिति में आती है, अगर वो वास्तव में उसकी समस्या सही है, तो वो महिला अपने संस्थान से उदास होकर के वापस न जाए। चाहे अपने को किसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े, हम गुजरने के लिए तैयार हैं। अपने को चाहे कितनी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, उसको कोई भी ज़रूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, उसकी शादी के क्षेत्र में, लेकिन वो महिला अपने यहाँ आने के बाद उदास होकर के ना जाए। उसको यही होना चाहिए, वो महिला 10 महिलाओं के बताए कि वहाँ आपको न्याय मिलेगा, वहाँ आपकी मदद होगी। यही होना चाहिए, न कि ये कि वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जितनी भी माताएं बहनें भी इस वीडियो को देख रही है, उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि आपका भाई सोनू आपके लिए 24 घंटे तैयार है। आप किसी भी परिस्थिति में आप हमें याद कीजिए, हम आपके लिए तैयार रहेंगे। और एक बात विशेष यही है कि आज तक मैंने इतने अपने त्यौहार आते हैं, होली, दीपावली, बहुत सारे त्यौहार आते हैं, मैं आज तक किसी भी त्यौहार पे घर के अलावा कहीं नहीं जाता। नए संस्थान में यहीं रह करके इसी परिवार के साथ हर त्यौहार मनाते हैं। लेकिन रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है, जितनी भी मेरी बहनें हैं, लगभग 400 से प्लस जिनके भाई नहीं हैं, उनसे मैं 3 दिन लगातार रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए जाता हूं। और भी बहनें अगर जो वीडियो देख रही है, उनके भाई नहीं हैं, तो वो भी किसी प्रकार की कमी महसूस ना करें। हर टाइम आपका मतलब माँ से भी ज़्यादा, आपके एक माँ के तो जन्म नहीं ले सकते अपने अब, लेकिन सगे भाई से भी ज़्यादा आपको भाई की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। हर टाइम आपको भाई की कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो हर टाइम मैं आपके साथ मिलूँगा। आश्रम बिल्डिंग बनी है, उसमें किन भामाशाहों का ज़्यादा सहयोग रहा है? देखो, जो नई बिल्डिंग बनी है, सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है आम लोगों का, ग्रामीण क्षेत्र का। ग्रामीण क्षेत्र से लोगों ने हर प्रकार से मदद करने का प्रयास किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सिल्लीगुड़ी से है भंवर लाल जी राठी, उन्होंने जैसे एक कमरा डोनेट किया है। एक कमरा बालक से दयानंद जी उन्होंने बनवाया है। एक कमरा शोभा सिंह जी डूडी पूर्व जिला प्रमुख थे, उनके तिक जी डूडी उन्होंने बनवाया है। तो जो ये ऑफिस में जो फर्नीचर आप लोग देख रहे हैं, ये नीतू बहन जी दिल्ली से है, जो संस्थान के प्रभारी है, उन्होंने बनवाया है। और जो बाहर जो मेन गेट जो बन रहा है, वो भी उनके द्वारा बनाया जा रहा है। जो अपने टफन ग्लास या ग्लास लगा हुआ है, ये कमला जी चौहान है, अपने अमेरिका रहते हैं, इंडियन है, अमेरिका में रहते हैं, तो उन्होंने लगवाया है। और जो लाइट का कनेक्शन है यहाँ पे, जो 1.5 लाख की लागत से यहाँ लगा था, शिवराम जी बुर्डक ने लगवाया है। तो ऐसी काफ़ी सारी मदद है जो ग्रामीण क्षेत्र से। जो सुनीता जी झजड़िया है, वो हर टाइम संस्था की मदद के लिए तैयार रहते हैं। जो ऑफिस में जो ऑफिस का वर्क किया हुआ है, जैसे टाइलें लगी हुई है या जो पत्थर लगा, ग्रेनाइट जो लगा हुआ है, वो राजू जी है चिड़ावा से, RS मार्बल के नाम से उनकी शॉप है, उन्होंने अपनी तरफ से अपने आदमी भेज के लगवाए हैं। तो ऐसे भामाशाह हैं जिन्होंने हर टाइम संस्थान का साथ दिया और देते भी रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है
कि आप हर टाइम संस्थान के साथ रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यही निवेदन है कि आप लोग आएँ, संस्थान की विजिट करें, संस्थान का अवलोकन करें। प्रत्यक्ष कोई चीज़ को देखते हैं, कोई कमी रहे तो आप हमें सजेशन करें, भाई यहाँ ये कमी है, अपने ये कर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अपने इस प्रकार से चले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हो सकता है सारे दिन मेरे दिमाग में स्टाफ की है और भी महिलाओं की है, किसी भी प्रकार की सारे दिन टेंशन्स रहती है, तो उस वजह से कोई चीज़ मेरे ध्यान में ना आती हो। तो यही है कि आप लोग आएँ, अच्छा सजेशन दें, अच्छा मार्गदर्शन दें, तो हम लोग उस मार्गदर्शन पे खरे उतरेंगे। और जो उम्मीद इन माताओं बहनों को, जो उम्मीद मेरे देश की जो माताओं बहनों को है मेरे और मेरे इस परिवार से, तो मैं उस उम्मीद पे खरा उतरूँगा। जब तक हूँ तब तक उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा और हमेशा रहूँगा उनके साथ। से आश्रम में जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई, ये बताइए। आश्रम में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सुरक्षाकर्मी और महिला वार्ड में महिला वार्डन रखी हुई है। और उसके बाद हर कोने पे सीसीटीवी कैमरे वॉल्यूम सहित, ये नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ नॉर्मल नहीं लगाए गए, सीसीटीवी कैमरों में साथ माइक भी है, जो भी कहाँ क्या बात हो रही है, किस प्रकार बोल रहे हैं, तो सारी की सारी ऑन रिकॉर्ड। और उसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर के यहाँ जैसे कहीं आगजनी हो या कोई भी हो, उसको लेकर के यहाँ अग्निशामक यंत्र की भी व्यवस्था की गई है। और महिला को किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, आपातकालीन सेवाओं के लिए यहाँ मेडिकल सुविधा भी है, जो फर्स्ट एड मतलब इमरजेंसी रूम भी बनाया गया है, ऑक्सीजन की सुविधा भी है, हर प्रकार से यहाँ सुविधा जो है मेडिकल सुविधा भी की गई है। और मेडिकल